जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका उत्कर्ष एकेडमी पचौर के यूट्यूब चैनल पर। कल इतिहास का जो टॉपिक था वो था भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत। भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत को तीन भागों में विभाजित किया था। पहला था साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में धर्म ग्रंथ व ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में चर्चा हुई थी। दूसरा जो अपना वर्ग था, दूसरा जो ग्रुप था वो था विदेशों द्वारा विवरण, उसको भी मैंने कंप्लीट करा दिया। एक और उसमें बचा हुआ था जहां से भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, वह है पुरातात्विक स्रोत। तो आज का जो टॉपिक है भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत में जो एक कैटेगरी और बची हुई थी, वो कैटेगरी कौन सी है? पुरातात्विक स्रोत। तो आज बात करेंगे पुरातात्विक स्रोत के बारे में। अब क्या होते हैं पुरातात्विक स्रोत? तो जैसे प्राचीन स्मारक, प्राचीन भवन, प्राचीन मुद्राएं, मूर्तिकला, चित्रकला, इन सब से भारतीय इतिहास के बारे में जो जानकारी मिलती है, इन सभी को बोला जाता है पुरातात्विक स्रोत। तो शुरुआत करते हैं। भारतीय इतिहास को जानने के लिए पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत भवन, स्मारक, मुद्राएं, मूर्तियां, अभिलेख, मूर्तिकला, चित्रकला आदि आते हैं, जिनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब जहां से प्रश्न बनता है इस टॉपिक से, जहां से एग्जामों में बार बार प्रश्न पूछा जाता है, वह पॉइंट है भारतीय पुरातत्व शास्त्र का जनक। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का जनक अलेक्जेंडर कर्निघन को कहा जाता है। बात आ गई समझ में? यहां से प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि भारतीय इतिहास के या भारतीय पुरातत्व शास्त्र के पितामह या जनक किसे कहा जाता है? तो आंसर आएगा अलेक्जेंडर कर्निघन को माना जाता है। अब पुरातात्विक स्रोतों में सबसे पहले पढ़ते हैं अभिलेख के बारे में। क्या होता है अभिलेख? तो अभि का मतलब होता है ऊपर और लेख का मतलब होता है लिखना। तो किसी भी वस्तु के ऊपर लिखा गया जो लेख है वो कहलाता है अभिलेख। बात समझ में आई? अब अभिलेख में किसी भी वस्तु के ऊपर जो लेख लिखा है, तो वो वस्तु कुछ भी हो सकती है। वह वस्तु पाषाण हो सकती है, मतलब पत्थर हो सकता है, शिलाएं हो सकती है, ताम्रपत्र हो सकते हैं, किसी भी प्रकार के स्तंभ हो सकते हैं, दीवारें हो सकती हैं, तथा किसी भी प्रकार की प्रतिमाएं हो सकती हैं। तो चाहे पाषाण हो, स्तंभ हो, मूर्ति हो, ताम्रपत्र हो, ताड़पत्र हो, किसी के भी ऊपर लिखा गया जो लेख है वो क्या कहलाएगा? अभिलेख। अब अभिलेखों से प्रश्न खूब ज्यादा आते हैं और सबसे ज्यादा प्रश्न आता है अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो आंसर आता है एपिग्राफी। अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसी प्रश्न को। अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। बार बार एग्जामों में खूब प्रश्न पूछा जाता है। अब अभिलेखों से कहां से भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, किन किन अभिलेखों से भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, उस पर चर्चा करते हैं। तो पहला पॉइंट है 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगाज कोई। इस बोगाज कोई अभिलेख का एक नाम और है एशिया माइनर। तो 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगाज कोई एशिया माइनर से वैदिक कालीन जो देवता थे, कौन कौन से? इंद्र, मित्र, वरुण, अश्वनी। अश्वनी का एक नाम और चलता है नासत्य। अश्वनी को नासत्य भी कहा गया है। तो एशिया माइनर से वैदिक देवता इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य के नाम प्राप्त होते हैं, जिससे वैदिक देवताओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब अगला पॉइंट है सर्वाधिक प्राचीन, मतलब सबसे पुराने, पठनीय मतलब जो पढ़े जाने योग्य है। तो सर्वाधिक प्राचीन पठनीय अभिलेख अशोक मौर्य के हैं, जो किस भाषा में लिखे गए हैं? प्राकृत भाषा में। जब मैं आपको मौर्य वंश के में अशोक मौर्य के अभिलेख पढ़ाऊंगा तब मैं बताऊंगा कि इन्होंने खरोष्टी लिपि का प्रयोग भी किया था, अरमाइक लिपि का प्रयोग भी किया था और सबसे ज्यादा प्राकृत भाषा का प्रयोग किया था अपने अभिलेखों में। तो यहाँ से प्रश्न बनता है सर्वाधिक प्राचीन पठनी किनके हैं? अशोक मौर्य के। और किस भाषा में लिखे गए थे? तो आंसर आएगा प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। अब आगे बढ़ते हैं। मास्की, ये मस्की नहीं है, मास्की है। मास्की व गुर्जरा से प्राप्त अभिलेखों में अशोक को प्रियदर्शी कहा गया है। मास्की व गुर्जरा अभिलेख में अशोक को प्रियदर्शी के नाम से पुकारा गया है। प्रियदर्शी मतलब ईश्वर के समान प्रिय दिखने वाला व्यक्ति। अब आगे देखते हैं सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख 2500 ईसा पूर्व।
2500 ईसा पूर्व के हड़प्पा कालीन अभिलेख हैं जो मोहरों पर अंकित है। किस पर लिखे हुए हैं? मोहरों पर अंकित हैं तथा भाव चित्रात्मक लिपि में लिखे गए हैं, जिसको क्रिप्टोग्राफी भी कहा जाता है। ध्यान रखना, भाव चित्रात्मक लिपि को क्रिप्टोग्राफी भी कहा जाता है। आगे है, मध्य भारत में भागवत धर्म के विकसित होने का प्रमाण होलियोडोरस के बेसनगर। बेसनगर कहाँ पर पड़ता है? तो मध्य प्रदेश का विदिशा। मध्य प्रदेश का विदिशा, जिसका प्राचीन नाम क्या था? बेसनगर। मध्य भारत में भागवत धर्म के विकसित होने का प्रमाण होलियोडोरस के बेसनगर के गरुड़ स्तंभ से प्राप्त होता है। यह प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है। अब किसके समय का है? तो यह है गुप्त शासकों समय की बात यहाँ पर हो रही है। होलियोडोरस जो कि एंटियालकिड्स का राजदूत था, और किसके समय पर भारत आया था? गुप्त शासक भागभद्र के समय। दोनों बातें ध्यान रखना, होलियोडोरस एंटियालकिड्स एंटियालकिड्स का राजदूत था। एंटियालकिड्स का राजदूत था जो कि गुप्त शासक भागभद्र के शासन काल में मध्य प्रदेश में आया था, मध्य प्रदेश के विदिशा में आया था, और यहाँ पर इसने भागवत धर्म से प्रभावित होकर भागवत धर्म को अपना लिया था, और भागवत धर्म के सम्मान में भगवान विष्णु का एक मंदिर बनाया था, और मंदिर के सामने एक गरुड़ स्तंभ बनाया था। तो भागवत धर्म के विकसित होने का प्रमाण सबसे पहले होलियोडोरस के बेसनगर या विदिशा के स्तंभ या गरुड़ स्तंभ से प्राप्त होता है। अगला पॉइंट है, भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त हुआ है, और ये हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है, जो कि आगे पढ़ेंगे। अगला है दुर्भिक्ष। दुर्भिक्ष का मतलब रहता है अकाल। दुर्भिक्ष की जानकारी सोहगोरा अभिलेख से प्राप्त होती है, जो कि उत्तर प्रदेश के सोहगोरा नामक स्थान पर स्थित है। दुर्भिक्ष मतलब होता है अकाल। यदि अकाल से संबंधित समस्या सामने आ जाए राजा के सामने, तो किस प्रकार से उस अकाल से निपटने के लिए वेयर हाउस या अन्नागार का निर्माण करता है, किस प्रकार से वो भोजन को रिजर्व रखता है ताकि बुरे समय में या अकाल के समय में उसका प्रयोग किया जा सके, उस सभी की जानकारी दुर्भिक्ष के सोहगोरा अभिलेख से प्राप्त होती है। अब आगे बढ़ते हैं। भारत पर होने वाले हुणों के आक्रमण की जानकारी स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख से प्राप्त होती है। हुणों ने भारत के ऊपर जो आक्रमण किया था उसकी जानकारी स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख से प्राप्त होती है, और यह अभिलेख भी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के निकट भीतरी नामक स्थान से प्राप्त हुआ है, जिस कारण से इसका नाम क्या पड़ गया? भीतरी अभिलेख। आगे बढ़ते हैं। सती प्रथा का पहला उल्लेख, यहां से भी एग्जामों में खूब प्रश्न आता है भाई। सती प्रथा का पहला उल्लेख भानुगुप्त के एरण। एरण कहां पर है? मध्य प्रदेश के सागर में। ध्यान रखना, मध्य प्रदेश के सागर जिले में सती प्रथा का पहला उल्लेख राजा भानुगुप्त के एरण अभिलेख से प्राप्त होता है। एरण मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है। यहाँ पर भानुगुप्त के एरण अभिलेख में जानकारी मिलती है भोजराज की। भोजराज भानुगुप्त के मंत्री थे, जो कि युद्ध में मारे जाते हैं, वीर गति को प्राप्त होते हैं। फिर भोजराज की पत्नी सती होती है, जिसका उल्लेख, जिस घटना का उल्लेख किसमें किया गया है? भानुगुप्त के एरण अभिलेख में। तो सती प्रथा का भारत में सबसे पहला साक्ष्य भानुगुप्त के एरण अभिलेख से प्राप्त होता है। अगला पॉइंट है रेशम बुनकर की श्रेणियां। श्रेणियों का मतलब रहता है समिति। समिति, रेशम बुनकर की श्रेणियां समितियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। अब कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख जहां से एग्जामों में प्रश्न आते हैं, तो सबसे पहला है हाथी गुम्फा अभिलेख। किससे संबंधित है? कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। अगला है जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख राजा रुद्रदामन से संबंधित है। अगला है नासिक अभिलेख, जो कि गौतमी बल श्री से संबंधित है। आगे और अभिलेख तथा उनसे संबंधित राजाओं के बारे में पढ़ते हैं। अगला है गुर्जरा व मास्की अभिलेख अशोक मौर्य। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज तथा भीतरी अभिलेख स्कंदगुप्त, जो कि पहले भी इस पर चर्चाएं हो चुकी हैं। अब अगला जो पुरातात्विक स्रोत है वो है मुद्राएं। मुद्राओं में भी कहां से कहां तक का समय, 200 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक के भारतीय इतिहास की सबसे ज्यादा जानकारी जो प्राप्त होती है, सबसे सटीक जानकारी प्राप्त होती है, वो होती है मुद्राओं से। कहां से? 200 ईसा पूर्व से लेकर 3री ईस्वी तक के भारतीय इतिहास की जानकारी मुद्राओं से प्राप्त होती है। और प्राचीन सिक्के,
प्राचीन सिक्के जिनके ऊपर सिर्फ चिन्ह अंकित होते थे, किसी भी प्रकार का लेख नहीं लिखा जाता था, उन सिक्कों को बोला जाता है आहत सिक्के। और साहित्य में इन आहत सिक्कों को काशार्पण भी कहा जाता है, यह ध्यान रखना। साहित्य में इन्हें काशार्पण और प्राचीन सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है, क्योंकि इन पर आहत करके मतलब इन पर चोट पहुंचाकर वो चिन्ह अंकित किए जाते थे, जिस कारण से इन्हें क्या कहा जाता है, आहत सिक्के कहा जाता है। आगे देखिएगा, सर्वप्रथम मुद्राओं पर, यह प्रश्न जो कि बार बार एग्जामों में पूछा जाता है, सर्वप्रथम मुद्राओं पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया था। ठीक है, पहले इससे पहले सिर्फ चिन्ह अंकित होते थे। अब आगे बढ़ते हैं, गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के जारी किए थे। अगला है, आंध्र सातवाहन शासकों ने शीशे या लेड के सिक्के चलाए थे। ये प्रश्न आप ध्यान रखना, प्रश्न आता है, आंध्र सातवाहन शासकों ने लेड या शीशे के सिक्के चलाए थे। अगला है, कनिष्क के सिक्कों से उसके बौद्ध धर्म का अनुयायी होने का प्रमाण प्राप्त होता है कि किस प्रकार से पहले वो शैव धर्म का अनुयायी था और बाद में बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। ये जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, कनिष्क के सिक्कों से। अगला है, समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण है। इस प्रकार से मुद्राओं से भी भारतीय इतिहास के बारे में खूब जानकारी मिलती है। तो ये जो वीडियो था मेरा, ये वीडियो था भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत। तो कल का वीडियो जो रहेगा वो हड़प्पा सभ्यता पर आधारित वीडियो रहेगा। यदि आज का वीडियो या ये सीरीज आपको अच्छी लगी तो लाइक करें व सब्सक्राइब करें उत्कर्ष एकेडमी पचोर के यूट्यूब चैनल को। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।